नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और देखेंगे 5वां अध्याय कौन सा है। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यानी इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य के बारे में, राजा के बारे में और एक प्राचीन गणराज्य, यानी प्राचीन समय में, प्राचीन काल में गणराज्य जो शब्द है उसका जो अर्थ है ना, क्या होता था, उसको भी हम आज जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इसमें देखिए अंदर दिया हुआ है एक चुनाव का दिन। देखिए, जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे, यानी कि लड़का है, क्या नाम है, संकरण। ठीक है, जब वह सुबह उठा, जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके नाना नानी जो थे वोट डालने जा रहे थे। ठीक है, दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। हमको पता है ना, हम भी देखते हैं गांव में वोट डलते हैं तो गांव के जो लोग हैं सुबह सुबह जाते हैं, भाई अभी कुछ टाइम नहीं लगेगा, वहाँ पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, जल्दी से हम फ्री हो जाएंगे। तो ऐसा ही उनकी सोच थी कि वो सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। अब शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे, यानी उनको इतना उत्साह क्यों चढ़ा हुआ था। ठीक है, उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, उनको समय कम था इसलिए उन्होंने, उसके नाना जी ने शंकरन को जल्दी से समझाया और क्या कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। यानी आज हम अपने जो शासक, एक तरह से जो राजा हैं, है ना, एक तरह से जो प्रजा के जो रक्षक हैं, उनका हम चुनाव करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग शासक कैसे बने, बिंदु देखिए, यानी कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। इसका यहाँ पर कहने का तात्पर्य देखिए, 50 वर्षों से, यानी आज़ादी के बाद से। आज़ादी के बाद से हमारे देश का एक तरह से स्वतंत्र संविधान निर्मित हुआ, है ना। हमारी भारत के नागरिकों की, है ना, एक तरह से चुनाव जो किया जाता है विधायकों का, सांसदों का, है ना, मंत्री का, प्रधानमंत्री का, वो सब कब से होने लगा है, 50 वर्षों से। ठीक है, क्योंकि इससे पहले राजतंत्रात्मक शासन था और स्वतंत्रता के बाद में एक तरह से गणतंत्रात्मक कहें या प्रजातंत्रात्मक जिसको हम कहें, वो हमारे शासन यहाँ पर स्थापित हुआ है। ठीक है, अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतदान होता है एक तरह से वोट डालना, उस मत यानी वोट, दान यानी देना, मतदान, एक तरह से वोट डाल करके। ठीक है, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, अब सब ये एक तरह से ये प्रश्न जहन में आता है कि अब तो हम वोट डाल के अपना शासक चुनते हैं, राजा चुनते हैं, लेकिन बहुत पहले और शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी एक तरह से विधि थी, प्रक्रिया थी राजा बनने की। ठीक है, यानी वो बड़े बड़े यज्ञ और हवन आदि का अनुष्ठान करवाते थे, है ना, और अपने आप को एक ऊंचे व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करते थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, यानी उस समय जो यज्ञ किए जाते थे उनमें एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता था, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा एक तरह से शक्तिशाली, प्रभावशाली है। ठीक है, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था
यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता, यानी उनको एक तरह से भेंट दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो देखिए इसमें क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ में यानी कोई राजा है, अगर वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहता है तो जो यज्ञ से पहले क्या करता था, एक घोड़ा जो होता था उसको छोड़ता था और उस जो घोड़े के एक तरह से गले में, गर्दन में एक पत्र टांग देता था कि यह घोड़ा फला फला राजा का है, और जिस राजा ने भी इसको रोकने की कोशिश की उसको इस घोड़े वाले राजा से या यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होगा, ठीक है। और वो घोड़ा स्वतंत्र विचरण करता था, है ना, और वो घोड़ा जहाँ होकर के घूमता था या विचरण करता था उस क्षेत्र में उस राजा की सीमा निर्धारित की जाती थी। उसका शासन, एक तरह से शासन का जो क्षेत्र था वो निर्धारित होता था, ठीक है। देखिए इन आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता। यानी जो अश्वमेध करने वाला जो राजा होता था, है ना, वो उसको क्या करते थे, या तो राज सिंहासन होता था ऊंचा, उस पर बिठाते थे, या फिर बाघ की जो खाल होती है एक तरह से चमड़ी पर विशेष आसन पर उसका एक आसन बनाया होता है, एक तरह से उस पर बिठाया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यानी उसका साथी कौन होता था युद्ध क्षेत्र में? सारथी, यानी जो अपने रथ को जो चलाता है ना, रथवान या सारथी जिसको कहते हैं। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। जब यज्ञ किया जाता था तो उस समय उस राजा की जो विजय होती थी, उपलब्धियाँ होती थी, उनके बारे में, और अन्य जो गुण राजा के होते थे उनके बारे में यशोगान किया जाता था, ठीक है। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे मोटे अनुष्ठान करने होते थे, ठीक है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। यानी कि जो यज्ञ में केवल भाग लेने का अधिकार किसको था? राजा को, उसके पुत्रों को और रानी को, ठीक है। बाकी जो राजा यज्ञ में आते थे उनका सिर्फ काम ये था कि वो बैठ कर के यज्ञ संपन्न होने की प्रक्रिया को देखा करते थे, ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। यानी मंत्रोच्चारण के साथ राजा के ऊपर जो पुरोहित होता था गंगा जल का छिड़काव करता था, ठीक है, छींटे वगैरह देता, ठीक है। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। यानी एक तरह से व्यापारी वर्ग जो था, है ना, जिसको बनिया हम बोलते हैं, एक तरह से वैश्य वर्ग, वो लोग होते थे, वो राजा के लिए उपहार और भेंट नजराना लाते थे, ठीक है, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। यानी इन लोगों को पुरोहित अपनी नज़रों में क्या मानते थे? शूद्र, ठीक है। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। बहुत से अनुष्ठान यज्ञ ऐसे होते थे उनमें इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ण, एक शब्द हमारे आता है, वर्ण क्या है? देखिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। यानी गंगा यमुना का जो खास द्वाब का जो क्षेत्र है वहाँ पर कई ग्रंथ रचे गए, है ना। देखिए उन ग्रंथों में हम जानकारी क्या प्राप्त करते हैं? ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। यानी वेदों की रचना के बाद ऋग्वेद की रचना हो गई, उसके बाद में ये ग्रंथ लिखे गए, तो इनको क्या कहा गया? उत्तर वैदिक, ठीक है। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अन्य ग्रंथ शामिल हैं, ठीक है। ऋग्वेद जो है ये प्राचीन रचना है और उसके बाद में लिखे गए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। यदि यज्ञ हवन जो होते हैं उनके प्रकार बताए गए हैं और उनके नियमों के बारे में बताया गया है, ठीक है। उस समय समाज में कई समूह थे, यानी कई वर्ग थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यानी
जो समूह उस समय होते थे एक तरह से, उनमें इतने सारे जो ये बताए गए हैं ये समुदाय होते थे, ठीक है। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, यानी कुछ मात्रा में जो पुरोहित होते थे वो योद्धा और वैभवशाली होते थे, ठीक है। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, यानी कुछ कृषक भी ऐसे थे, किसान भी जो धनवान थे और व्यापारी भी धनवान थे, ठीक है। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक ये निर्धन थे, यानी कुछ उच्च वर्ग था और कुछ निम्न वर्ग था, कुछ शक्तिशाली था और कुछ निर्बल था, ठीक है। ये हम यहाँ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आगे देखिए, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। जो पुरोहित जो वर्ग था, एक तरह से ब्राह्मण वर्ग जो था, उन्होंने जो हमारा समाज था इसको 4 वर्णों में, ये 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, ठीक है। जिन्हें वर्ण कहते हैं, जो समुदाय जो थे उनको एक तरह से 4 वर्गों में विभाजित कर दिया और इन्हीं को क्या कहा जाता है, वर्ण, ठीक है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, यानी पुरोहितों ने 4 भागों में विभाजित करके और उनके कार्य भी एक तरह से निश्चित कर दिए। हर या प्रत्येक वर्ण का अलग अलग कार्य बताया गया है, ठीक है। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, यानी 4 वर्ण जो बनाए उनमें कौन था, ब्राह्मणों का पहला। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, ठीक है। ब्राह्मण वर्ग जो था, पुरोहित वर्ग, उसका कार्य क्या था, एक तरह से ग्रंथों का, है ना, अध्ययन कराना, अध्यापन कराना और अध्ययन करना, यज्ञ कराना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, ठीक है। दूसरा स्थान शासकों का था, यानी राजाओं का स्थान कौन सा था, दूसरा, जिन्हें क्या कहा जाता था, क्षत्रिय, यानी पहला वर्ग हो गया ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, ठीक है, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम देखिए क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था, ठीक है। तीसरे स्थान पर विषय या वैश्य थे, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, ठीक है। ये आते थे, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, यानी ये दोनों जो वर्ग थे या वर्ण थे ये दोनों यज्ञ कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, यानी चौथा वर्ण जिसको मानते हैं कौन थे, शूद्र। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये जो वर्ण है अंतिम वर्ण, इसका कार्य जो एक तरह से निर्धारित किया गया वो क्या कार्य था, इसके से ऊपर वाले जो तीनों वर्ण थे उनकी सेवा करना निश्चित किया गया, ठीक है। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, यानी हवन यज्ञ आदि ये कुछ नहीं कर सकते थे। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी समाज में ऐसा विभाजन किया गया कि महिलाएं थी और जो शूद्र थे ये वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, यानी वेदों के अध्ययन से इनको एक तरह से वंचित रखा गया, ठीक है। तो ये हमने वर्ण पढ़ लिए, है ना। आगे देखते हैं, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, यानी जिस व्यक्ति ने जिस वर्ण में जन्म ले लिया तो वो उसी वर्ण का हो जाता था, यानी जन्म के आधार पर एक तरह से जाति की वहाँ पर एक तरह से निर्धारित किया गया, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है ना, वो कौन होता था, ब्राह्मण, ठीक है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो शामिल थे, ठीक है। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का कार्य करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, यानी इनसे जो और अन्य वर्ण थे उनका संपर्क जो था वो अपवित्र माना जाता था, ठीक है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी इसका खंडन किया और इसको नहीं माना, इसको स्वीकार ही नहीं किया, ठीक है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। उस समय जो कुछ शासक थे, राजा थे, वो अपने आप को पुरोहित जो ब्राह्मण वर्ग है उससे भी ऊंचा यानी श्रेष्ठ मानते थे, ठीक है। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोगों ने इस बात का खंडन किया कि जन्म के आधार पर वर्ण को निश्चित करना ये गलत है, जबकि ये काम के आधार पर वर्ण निश्चित होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो, यानी हवन यज्ञ कराने का अधिकार सबको प्राप्त हो, ठीक है।
कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसके कारण समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं पैदा हो गई और आपसी जो एक तरह से भेदभाव था, वैमनस्य था, वो पैदा हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं जनपद, यानी जनपद क्या है। ठीक है, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा बन गए, यानी थोड़ा क्षेत्र उनका बढ़ गया। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 49 में दिखाए गए हैं, जो हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जो इस तरह पुरातत्वविद जो होते हैं, जो पुराने स्थलों की खुदाई करते हैं, इतिहासकार जो होते हैं, एक तरह से इन्होंने बहुत सी जगह एक तरह से उत्खनन कार्य किया, खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं, यानी ये स्थान हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियां तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक है, वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। ठीक है, आगे देखिए, खुदाई में एक पात्र मिला है। देखिए, चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब देखिए, लोग क्या करते, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, है ना। इनमें कुछ धूसर यानी मिट्टी के और कुछ लाल रंग के, कुछ एक तरह से काले रंग के, है ना, गेरुए रंग के, और कुछ लाल रंग के बर्तन होते थे, पात्र होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर, यानी उन पर चित्र बनाए गए हैं, बेल मूर्तियाँ बनाई गई हैं, चित्रांकन उन पर किया गया है, जिनको चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, चित्र बनाए गए हैं, है ना। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं, यानी जो चित्र जो हैं सरल रेखाओं में और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ठीक है, तो जनपद हमने पढ़ लिया। अगला देखिए, महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, यानी वो अन्य जनपदों से क्या हो गए, अधिक महत्वपूर्ण, अधिक शक्तिशाली हो गए। ठीक है, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, यानी राजधानी के रूप में, जैसे आज हमारे भारत के देश की राजधानी है ना, राजस्थान की राजधानी है, इसी तरह कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों को किलेबंद की गई थी, यानी चारों तरफ से एक तरह से उन पर दीवार की गई थी, है ना, बाउंड्री वाल इसको बोलते हैं। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, जिसको सुरक्षा दीवार भी हम कहते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। यानी जब उनके किलों के निर्माण और सुरक्षा दीवारों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन राजाओं ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर करके और इन दीवारों का, इन किलों का निर्माण किया। ठीक है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। यानी बहुत से जो राजा थे अपने राज्य के या एक तरह से किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार करवा करके और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस पर क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। ठीक है, इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, है ना, विस्तार से, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था।
हजारों स्त्री पुरुषों द्वारा, बच्चों के द्वारा ये अथक परिश्रम किया गया होगा, है ना, मेहनत की गई होगी, इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। यानी यहाँ पर एक तरह से महाजनपदों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब राजा सेना रखने लगे थे, यानी स्थायी सेना उन्होंने गठित कर ली। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल तक रखा जाता था।